प्रायोजक केश किंग आयुर्वेदिक तेल। अब है प्रॉब्लम चांस ही नहीं। दिव्या बनियान, दिव्या कूल अंडरवेयर बनियान। जब दिव्या कूल अंडरवेयर बनियान है तो फिर कोई और क्यों। और शुद्ध प्लस पान मसाला, तुम में भी मैं हूं। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष जन्ना में। आज बात करेंगे रोते हुए रुपए और खस्ता हाल अर्थव्यवस्था की। पानी सिर के ऊपर जा रहा है और सरकार तमाम जतन करके भी रुपए को बार नहीं पा रही है। महंगाई पहले ही जनता को मार रही है। रुपया अगर इसी तरह गिरा तो तेल के दाम आसमान छूने लगेंगे। नतीजा रोजमर्रा की चीजें और महंगी हो जाएंगी। इस बीच सरकार की ओर से ऐसे संकेत आने लगे हैं कि सरकार सोना गिरवी रख सकती है। वाणिज्य मंत्री आनंद शर्मा ने सुझाव दिया है कि हम 500 टन सोना गिरवी रखकर चालू खाते का घाटा कम कर सकते हैं। ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि क्या हालात 1991 के स्तर तक जा पहुंचे हैं, जिससे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अब तक लगातार इनकार करते रहे। यानी अर्थव्यवस्था की हालत इतनी खराब हो गई है कि अब यह कहा जा सकता है कि वाकई में 1991 वाले हालात हैं। दरअसल ऐसा है, यही आज का एजेंडा। डॉलर के मुकाबले रुपया टूटते टूटते 68 के पार चला गया और सोना प्रति 10 ग्राम 34,000 के पार। ऐसे में वाणिज्य मंत्री आनंद शर्मा का एक बयान बड़ी खबर बन गया है। शर्मा ने सुझाव दिया है कि अगर चालू खाते का घाटा कम करना है तो हमें 500 टन सोना गिरवी रखना चाहिए। हमारे पास 31,000 टन सोने का घोषित भंडार है। इसमें से अगर 500 टन भी गिरवी रख दें तो हालात पर काबू पाया जा सकता है। ये मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन मेरा सुझाव है। हमें लीक से हटकर सोचना चाहिए। जाहिर है आनंद शर्मा का यह बयान आर्थिक आपातकाल का संकेत है। आनंद शर्मा के इस बयान ने लोगों को 1991 के हालात की याद दिला दी है। ऐसे में विपक्ष के सरकार पर हमले तेज हो गए हैं। बीजेपी के यशवंत सिन्हा तो चुनाव को ही एकमात्र रास्ता मान रहे हैं। I have been saying this now, not out of politics, that the only thing which will stabilize the markets and the rupee at this point of time is for the government to resign and to go for fresh elections. उधर टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा ने देश के खस्ता आर्थिक हालात पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। टाटा के मुताबिक देश लीडरशिप के संकट से जूझ रहा है और यही संकट आर्थिक मुश्किलें बढ़ाता जा रहा है। खराब नेतृत्व की वजह से आर्थिक समस्याएं बढ़ी हैं। देश को मजबूत लीडरशिप की जरूरत है। Has the leadership team stood together and worked together to lead the country? Perhaps the team has not moved in one direction. We're pulling in different directions. The states are pulling in a particular direction. Coalition allies are pulling in a different direction. We are not consolidating ourselves in the government, and we're not any longer looking at ourselves as one India. बहरहाल सरकार का दावा है कि उसके पास कई विकल्प हैं। सही समय पर सही फैसला लिया जाएगा, लेकिन सवाल है कि वो वक्त कब आएगा और क्या सोना गिरवी रखना ही एक विकल्प बचा है जिसकी ओर आनंद शर्मा इशारा कर रहे हैं, या फिर नेतृत्व में बदलाव आखिरी विकल्प है। ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7। और इस मसले में जनता के 5 सवाल हैं। पहला सवाल, क्या सचमुच सोना गिरवी रखकर अर्थव्यवस्था बचाने की नौबत आ गई, यानी हालत इतने खराब हो गई। दूसरा सवाल, क्या देश की अर्थव्यवस्था सचमुच 1991 के हाल में पहुंच गए हैं। तीसरा सवाल, क्या रतन टाटा की बात सही है कि नेतृत्व के संकट ने अर्थव्यवस्था को इस हाल में पहुंचाया है। चौथा सवाल, अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह इन हालात में लाचार क्यों नजर आ रहे हैं। और आखिरी सवाल, क्या नई सरकार ही अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का विकल्प है, जैसा कि बीजेपी कहती है। प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, चुनाव कराने चाहिए, यानी चुनाव कराओ देश बचाओ। क्या ये विकल्प है? ये महत्वपूर्ण सवाल है। अगर अर्थव्यवस्था लगातार संकट से गुजर रही हो तो सरकार पर सवाल उठने लाजमी है और हमारा एजेंडा बिल्कुल साफ है। सरकार अर्थव्यवस्था को डूबने से हर हाल में बचाए, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। बात करने के लिए हमारे साथ हैं राज्यसभा के सदस्य और योजना आयोग के पूर्व सदस्य NK सिंह साहब, आर्थिक मामलों के जानकार, लेखक और स्तंभकार लॉर्ड मेघनाथ देसाई, जो थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, CNBC आवाज के संपादक वरिष्ठ पत्रकार संजय फुगलिया और परंजय गुहा ठाकुरता इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। संजय जी, ये जो आज जिस तरीके से आनंद शर्मा ने ये इशारा किया कि 500 टन अगर आप सोने को गिरवी रख दे तो हालात बेहतर करने में मदद मिल सकती, क्या हालात वाकई इतने खराब हो गए हैं?
हालात तो इतने ही खराब हैं, बल्कि उससे ज्यादा खराब हैं। 91 में हमारी इकोनॉमी पहली बार खुली थी, छोटी सी इकोनॉमी थी, लेकिन अब बड़ी इकोनॉमी है। सुपर पावर, ग्रेट पावर बनने की हम बात कर रहे थे, और हमको 91 की दुखद याद और 91 में जो सोना गिरवी रखा गया था उसकी दुखद याद दिला रहे हैं। इसको मैं एक डरा हुआ सुझाव मानूंगा, एक कायर सुझाव मानूंगा। उससे ज्यादा हिम्मत वाला सुझाव यह हो सकता है, जिसकी हिम्मत पॉलिटिशियंस को नहीं होगी, वो यह है कि जो देश का काला धन बाहर पड़ा हुआ है उसको ये मॉरल हैजार्ड है, लेकिन क्यों नहीं एमनेस्टी स्कीम दे करके 70 रुपए का डॉलर हो गया है, तो जो 40-45 में लाने की बात कर रहे थे वो आसानी से टैक्स अदा करके ला सकते हैं और बेईमान से ईमानदार बन सकते हैं, क्योंकि ये सूटकेस में रखा हुआ पैसा अब स्विट्जरलैंड हो या कोई भी देश हो, दुनिया के लोग लेके भाग नहीं पाएंगे। तो सचमुच आनंद शर्मा ठीक कह रहे हैं कि नए तरीके से सोचने की जरूरत है, लेकिन यह तरीका मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता, क्योंकि इसका इमोशनल कॉस्ट बहुत ज्यादा है। जी बिल्कुल। वरुण जी, इज इट दैट सीरियस? मैं संजय के साथ सहमत नहीं हूं। उतना काला धन पता नहीं कितना बाकी है कि नहीं, वो बहुत सारे काला धन सफेद होके मॉरिशस और ऐसे जगह के भारतवर्ष में वापस आ गया और उसका चेहरा बदल गया। खराब हालत है, इतने खराब हालात बहुत ही खराब है। आप सोना की बात किया ना, आज देखिए आज जो हम चालू खाता में जो घाटा बढ़ गया, जो करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ गया, इसका एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है, ये है कि हम सोना आयात कर रहे हैं। और हम सोना क्यों आयात कर रहे हैं? क्योंकि आम आदमी सोने के ऊपर क्यों निवेश करे? क्योंकि मुद्रास्फीति जिस रफ्तार से सारे चीज का दाम बढ़ गया, तो लोग कहते कि अगर हम निवेश करेंगे तो हम ऐसी चीज में निवेश करेंगे जो थोड़ा बहुत मुद्रास्फीति से हमको राहत मिलने का संभावना है, जो अंग्रेजी में कहते हैं हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन। मगर आज हम एक आर्थिक चक्रव्यूह में फंसे हैं। हम आयात कर रहे कच्चे तेल, वो उसका कीमत भी बढ़ गया और रुपया तो कमजोर हो गए, तो आप डीजल का कीमत भी बढ़ा रहे, तो आपका मुद्रास्फीति भी बढ़ रहा है, लोग सोने में निवेश कर रहे हैं, आपका चालू खाता का घाटा बढ़ रहा है, वाणिज्यिक घाटा बढ़ रहा है, फिर आपको मुद्रास्फीति के ऊपर आप अंकुश नहीं लगा पाया, एक आपका ग्रोथ कम हो गया, आपका मुद्रास्फीति, विदेशी निवेशक तो नहीं आ रहे, अपने देश का निवेशक विदेश जाके निवेश कर रहे, भारत में निवेश, तो चक्रव्यूह हमले में एकदम फंसे हुए हम चक्रव्यूह में दरअसल फंसे हुए हैं। एनके सिंह साहब, 1991 के हालात के बारे में बात करते हैं तो उस वक्त देश की अर्थव्यवस्था, जैसे संजय जी ने कहा, बहुत कमजोर अर्थव्यवस्था थी, दुनिया में इसकी कोई गिनती नहीं थी। लेकिन 1-1.5 साल पहले तक इसी अर्थव्यवस्था के बारे में कहा जाता था कि जब मनमोहन सिंह बोलते हैं तो पूरी दुनिया उनको सुनती है, बराक ओबामा ने यह बात कही थी। आज उन्हीं प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम ऐसे हालात में पहुंच गए कि दुनिया की सेकेंड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी होने के बावजूद भी जो कॉमर्स मिनिस्टर है वो कहते हैं कि सोना गिरवी रखकर हम हालात से उबर सकते हैं। क्या 1991 वाले हालात पहुंच गए, या पिछले दिनों जो कुछ भी कहा जा रहा था वो एक बबल था? मेरे जानते जो आनंद शर्मा जी का सुझाव है जी, मैं उससे सहमत नहीं हूं। 1991 में मैं उस समय वित्त मंत्रालय में था जी, जब प्रथम बार सोना गिरवी हुआ था, और मुझे स्मरण है कि यशवंत सिन्हा जी हमें कहते थे कि जहां भी जा रहे थे झारखंड में, उनकी तस्वीर छपी हुई थी कि यही है सोना गिरवी करने वाले की तस्वीर। मैंने लेकिन हास्यास्पद रूप से जरूर ये कहा कि ऐसी फिर नौबत नहीं आ जाए कि दोबारा सोना गिरवी करने की जरूरत पड़ जाए। सोना गिरवी करने से तो कहीं बेहतर है कि हम लोग स्वीकार करें कि आर्थिक हालात कमजोर हैं, नाजुक हैं, और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यदि IMF के समक्ष उनसे एक सेफ्टी नेट की वार्तालाप हम लोग प्रारंभ करें, जिस सेफ्टी नेट की वार्तालाप के पश्चात हमें यह संभव हो सकेगा कि अन्य कंट्री की जो फॉरेन एक्सचेंज है उसमें स्वैप अरेंजमेंट संभव हो सकेगा। यानी जो हमारी जो रिजर्व है वो शायद पर्याप्त नहीं हो कि मार्केट स्पेकुलेटर्स के अधीन वो एक्सचेंज रेट को स्टेबलाइज कर सके। तो अगर ऐसी स्थिति है कि और दूसरा कोई विकल्प नहीं है, तो मेरे जानते ये सरकार को कबूल करना चाहिए। जो विपक्ष के जो भी दल हैं उन्हें भी स्वीकार करना चाहिए कि मिलजुल कर ही इस आर्थिक मुसीबत से हम लोग उभर सकते हैं। लोगों को स्मरण होना चाहिए कि 1991 में जो बहुत आर्थिक परिवर्तन हुए उसमें केवल डॉक्टर मनमोहन सिंह और पीवी नरसिम्हा राव जी का तो बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान था, मगर साथ साथ विपक्ष दल के जो उस समय वरिष्ठ नेता थे
उनसे बैक चैनल से बातचीत चल रही थी। सरकार और विपक्षी दलों में एनके सिंह साहब का माहौल था। एनके सिंह साहब, आप पॉलिटिक्स के बारे में बात कर रहे हैं कि पॉलिटिक्स हमको अपनी सही करनी होगी अगर देश की अर्थव्यवस्था को इस संकट से उबारना है। लेकिन अगर प्योर हम बिजनेस के टर्म्स में बात करें, अर्थव्यवस्था के टर्म्स में बात करें, तो उस वक्त 1991 के बारे में कहा गया था कि आपके पास सिर्फ 15 दिन का फॉरेन रिजर्व था। आज कुछ दिनों पहले तक इसी देश के प्रधानमंत्री कह रहे थे कि 1991 वाले हालात नहीं है। आज आपके पास 7 से 8 महीने का फॉरेन रिजर्व मौजूद है। पैनिक करने की जरूरत नहीं है। क्या उस वक्त, क्या कुछ महीने पहले तक प्रधानमंत्री देश को अंधेरे में रख रहे थे कि आज आनंद शर्मा कह रहे कि नहीं भैया जो सोना गिरवी रखने की जरूरत पड़ रही है, या अचानक हालात बहुत खराब हो गए, बहुत स्लिप कर गए हम? क्या है, जरा देश को बताएं कि आखिर क्या आपकी नजर में, जो वित्त मंत्रालय में काम कर चुके 1991 के हालात से वाकिफ है, क्या है हकीकत? देखिए, तीन मुख्य कारण के ऊपर हम लोगों को ध्यान देना चाहिए जी। सर्वप्रथम जो है कि 1991 में भारत की इकोनॉमी एक क्लोज्ड इकोनॉमी थी जी। ट्रेड टू जीडीपी की रेशियो उस समय केवल 14% थी। 20 साल या 20 साल से ज्यादा में जो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हुई है, तो हम लोग की इकोनॉमी दुनिया की इकोनॉमी के ऊपर कहीं ज्यादा इंटरडिपेंडेंट हो गया है। और आज ट्रेड टू जीडीपी का 44% हम लोगों का रेशियो है, जो केवल 13-14% 1991 में था। तो अंतरराष्ट्रीय जो भी परिवर्तन होगा उसका कहीं ज्यादा असर अब पड़ेगा बनिस्बत 1991 में। पहली बात तो ये है। जी। दूसरी बात, जहां तक आपने प्रधानमंत्री के बारे में कहा, मेरे जानते वो हम लोगों को अंधेरे में नहीं रख रहे थे। लोगों को शायद इस चीज का एहसास नहीं था कि बनानके साहब इतनी जल्दी अपनी अनवाइंडिंग करेंगे क्वांटिटेटिव ईजिंग से, और डॉलर एकाएक, देखिए जुलाई तक लगभग एक्सचेंज रेट एक स्थिति पर स्टेबलाइज कर चुका था। लेकिन अभी जो वर्तमान पिछले 1 महीने में जो हमारी परिस्थिति हुई है, उसका मुख्य कारण यह है कि अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक जो मामला है, बर्नानके साहब के जो उन्होंने निर्णय लिया है क्वांटिटेटिव ईजिंग को खत्म करने के लिए, और इंटरेस्ट रेट वहां बढ़ने की आशंका है लोगों को, तो डॉलर बहुत घसक करके अमेरिका वापस जा रहा है। और इस एकाएक ये जो हालात है, इसका कोई अनुमान पहले नहीं लगाया जा सकता था। मैंने अभी हाल में एक अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में मैंने ये कहा था कि G20 में जो वित्त मंत्री मिलते हैं, तो G20 में क्या सेंट्रल बैंकर्स के बीच एक समन्वय नहीं हो सकता है कि एक सेंट्रल बैंकर जो अपने केवल कंट्री के इंटरेस्ट में कर रहा है, वो उसके एक्शन का अन्य कंट्रियों के ऊपर क्या असर है, इसको भी उस अकाउंट में लेकर के अपना एक्शन को वो ऑर्केस्ट्रेट करे। बिल्कुल। सिंह साहब, आपने बेन बर्नानके का नाम लिया, जो अमेरिका के, हमारे जो बहुत सारे हिंदी के दर्शक जो इस परिचित नहीं होंगे, वो दरअसल अमेरिका के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कह सकते हैं, फेडरल बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन है। बहुत कुछ इकोनॉमी को फेड कहते हैं, फेडरल रिजर्व कहते हैं। संजय जी, लेकिन जिस और एनके सिंह साहब का कहना है कि मनमोहन सिंह ने देश को अंधेरे में नहीं रखा, उनका कहना है कि जो अमेरिका ने अपनी आर्थिक नीतियों को बेहतर करने के लिए, अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए जो कदम उठाए, उसका असर हमारे ऊपर पड़ रहा है। 1991 से 2013 के बीच में जो हमारा इंटरनेशनल जो ग्लोबल ट्रेड है, उससे जो लिंकेजेस है, उसका भी असर पड़ रहा है। लेकिन रतन टाटा ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही CNN IBN के इंटरव्यू में हमारे एडिटर इन चीफ राजीव सरदेसाई के साथ, कि अर्थव्यवस्था की हालत इसलिए खराब हो रही क्योंकि नेतृत्वहीनता की स्थिति है। तो क्या मनमोहन सिंह की ओर इशारा कर रहे हो? क्या यह नेतृत्वहीनता दरअसल हमारी अर्थव्यवस्था को नीचे लेके जा रही है, या अंतर्राष्ट्रीय हालात ऐसे हैं कि हम कुछ नहीं कर पा रहे? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय हालात जैसे हैं, उसमें यह बात तो हमको बताई गई थी, कहा गया था ना कि हमारे फंडामेंटल्स बहुत मजबूत हैं, डोमेस्टिक ग्रोथ स्टोरी इंडिया की बड़ी कमाल है, बड़ी अपॉर्चुनिटीज हैं। हमने अंदर से अपने को मजबूत बनाने के लिए क्या किया? जब इनको सुविधा होती है तो बहाना बना लेते हैं कि ग्लोबल फैक्टर इन पर असर डाल रहे हैं। बिल्कुल सिंह साहब ने करेक्ट एनालिसिस करके समझाया कि अमेरिका में जो हो रहा है, उसका जब वाइंड डाउन करेंगे आप क्वांटिटेटिव ईजिंग को, तो उसका असर हम पर क्या पड़ेगा।
होगा, लेकिन उसी से बचने के लिए अपने अंदर से मजबूत होना था। उस पर काम नहीं हुआ। काम इस पर हुआ कि खैरात के, इंटाइटलमेंट के पैसे बांटेंगे, सरकारी खर्च बढ़ाएंगे, अपना घाटा बढ़ाएंगे, महंगाई बढ़ाएंगे और ग्रोथ का काम नहीं करेंगे। उसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। और नेतृत्वहीनता नहीं है, नेतृत्व का दिमाग बिल्कुल साफ है कि उनको क्या करना है। इसीलिए मैं समझता हूं कि यह मिसनॉमर है जब हम चिदंबरम के साथ गलतियां ढूंढते हैं, जब हम मनमोहन सिंह के साथ गलतियां ढूंढते हैं। इस देश का पॉलिटिकल लीडर एक है, पॉलिटिकल फैसले एक जगह से होते हैं और उनका नाम है श्रीमती सोनिया गांधी। जी, आपके कहने का मतलब ये कि श्रीमती सोनिया गांधी ने जो पिछले दिनों जिस तरीके से आइडियोलॉजिकल सोमरसॉल्ट किया, यानी वैचारिक स्तर पर जो यू टर्न मारा है, ये उसका नतीजा है। इसके अलावा मनमोहन सिंह या चिदंबरम को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। आपने अपनी आर्थिक नीतियों में बुनियादी बदलाव करने का फैसला किया या पॉलिटिक्स को इस तरीके से कर दिया कि आर्थिक नीति उसकी मजबूरी हो गई है? नहीं, 2004 से भी जब चले थे तो नरेगा हो, किसान कर्ज माफी हो, समर्थन मूल्य बढ़ाना हो, इनको लगता है कि कैसे बस गरीबों के नाम पर पैसा दे दो, इसकी कोई आलोचना नहीं कर सकता। इसीलिए जब हम लोग सवाल उठाते हैं कि ये गलत पॉलिटिक्स है, ऐसे देश नहीं चलता, तो हमारी आलोचना होती है कि आप लोग तो कैपिटलिस्ट सोसाइटी को बिलोंग करते हैं, पता नहीं गरीबों का दर्द नहीं समझते। गरीबों का नुकसान करने वाली सारी योजनाएं गरीबों के नाम पर लादी गई हैं पिछले 9 साल में। उसका ये कॉस्ट हम पे कर रहे हैं। हम अपने आप को महफूज कर सकते थे ग्लोबल फैक्टर से, लेकिन हमने उस दिशा में काम नहीं किया, क्योंकि वहां काम करना पड़ता, वहां गवर्न करना पड़ता, वहां फैसले लेने पड़ते, जो करने की कैपेबिलिटी इस सरकार में नहीं है। संजय जी, आपने बड़ा महत्वपूर्ण सवाल खड़े किए। परंतु ये अपने आप में एक बड़ा सनातन सा एक शाश्वत बहस है कि एक तबका वो है जो कहता है कि देश की अर्थव्यवस्था को जीडीपी के टर्म्स में नहीं नापा जा सकता। उनका कहना है कि अगर देश की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है तो इससे नापिए कि गरीबों की गरीबी कितनी दूर हुई है, अमीर गरीब की खाई कितनी कम हुई है। स्टेट सिर्फ जीडीपी नापने का पैमाना नहीं, बल्कि वेलफेयर स्टेट होना चाहिए। अगर देश के अंदर लोगों को भूखे पेट अगर लोग सो रहे हैं, उनको खाना देने की बात की जा रही है, रोजगार की बात की जा रही है, शिक्षा की बात की जा रही है, तो यह कहा जा रहा है अर्थव्यवस्था को डिरेल किया जा रहा है। आशुतोष जी, 22 साल पहले हमारा विदेशी मुद्रा का भंडार 15 दिन का आयात के तुलना में था। आज वो 7 महीना है, 7.5 महीना। 22 साल पहले ऐसा नहीं हालत था कि लगातार 4.5 साल तक खाद्यान्न का दाम जिस रफ्तार से अभी बढ़ा है, ऐसा बढ़ा था। खाद्यान्न का दाम जब बढ़ता है क्या होता है? हमारा देश में अमीर और गरीब के बीच दुराई है, वो दुराई और बढ़ गया और इसके साथ साथ एक सामाजिक अस्थिरता आया। आप नेतृत्व की बात कर रहे हैं, आप सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह के बाद कुछ समय के लिए आप जरा भूल जाइए। चिदंबरम जी आज क्या कह रहे हैं? हां ठीक है, एक विश्वव्यापी एक आर्थिक संकट चल रहे हैं। हां, मैं मान लिया कि ये बेन बनानके जो किया उसके बाद सारे विकासशील देश का मुद्रा भी कमजोर हो गए, मगर आप ये बताइए रुपया क्यों ज्यादा गिर गया ब्राजील के तुलना में, तुर्की के तुलना में, साउथ अफ्रीका का रैंड के तुलना में, इंडोनेशिया में? क्योंकि हम अपना कमियों को लेकर नजर नहीं रख रहे। आज चिदंबरम जी कह रहे कि भारतीय रिजर्व बैंक, जो सुब्बाराव जी उन्हीं का वित्त मंत्रालय के उनके सचिव थे, वो अभी कह रहे कि हां आप ब्याज दर कम नहीं किया इसलिए आज ये हालत है। आप मुद्रास्फीति के ऊपर आज यही चिदंबरम कह रहे 2 साल प्रणब मुखर्जी जब वित्त मंत्री थे उस समय वोडाफोन केस के लिए, गार के लिए सारे विदेशी निवेशक गलती इनके अंदर। देखिए गलती नहीं है, ये जो नीति इन्होंने जो इस्तेमाल किया, आज इसी का वी आर सीइंग द कॉन्सिक्वेंस ऑफ इनकॉम्पिटेंस ऑफ द गवर्नमेंट। इनकॉम्पिटेंस तो है ही, है ना? है, बिल्कुल। देखिए 1 महीना में जो हुआ किसी को मालूम नहीं था कि इतना अचानक भारतीय रुपया कमजोर हो जाए, मगर आपका आर्थिक स्थिति एक बहुत ही नाजुक थे उस समय तक। आपको जो खुद आप कह रहे थे हमें करना चाहिए, वो नहीं किया। हमारे साथ लॉर्ड मेघनाथ देसाई भी जुड़ गए। लॉर्ड मेघनाथ देसाई, सवाल इस बात को लेकर है कि क्या एक तबका कहता है कि फ्री मार्केट को पूरी तरीके से छोड़ दीजिए, जिस तरीके के आर्थिक सुधार करने तो वो हमने नहीं किए। देश इसलिए आर्थिक संकट से गुजर रहा है क्योंकि आप दोबारा सोशलिस्ट मॉडल की तरफ जाने लगे हैं। दोबारा सोशलिस्ट मॉडल की तरफ जाने लगे। आपने बुनियादी जो इकोनॉमिक रिफॉर्म की पॉलिसी थी उस पर रुक गए। क्या यह कारण है मौजूदा संकट के लिए? बहुत से कारण हैं, मगर एक बात तो यह कहनी है कि अब कुछ 2 साल पहले
हमारी अर्थनीति ठीक से चल रही थी, महंगाई थी, मगर इनकम का ग्रोथ रेट बहुत अच्छा था जी, और हमारा रुपये का एक्सचेंज रेट भी अच्छा था। अब ऐसा हुआ है कि जब से वो कॉमनवेल्थ गेम वाली बात हुई, अन्ना हजारे 2G वगैरह हो, तब से सरकार जाने स्तंभित हो गई है, एकदम स्तंभित हो गए और कुछ करने नहीं पाते। वो जो महाशय कह रहे थे कि भाई वेलफेयर स्टेट बनाओ, तो भाई सोनिया गांधी वेलफेयर स्टेट ही बना रही है। उनको शायद कोई और वेलफेयर से चाहिए होगा। बात यह है कि अगर वित्त का दर बढ़ता हो, इनकम ग्रोथ हो, तो ये वेलफेयर स्टेट पर हम पैसे डाल सकते हैं। मगर ग्रोथ रेट अगर कम हो गया और फिर भी तुम वेलफेयर स्टेट पे पैसे डालो तो फिर रुपया कमजोर हो जाएगा। हाँ, वो बर्दाश्त की बात है, मगर सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी करंट अकाउंट डेफिसिट और हमारी बजट डेफिसिट, उन दोनों को मिलाकर देखो तो हमारा देश 9 से 10% आवक से ज्यादा एक्सपेंडिचर करता है जी। अगर ये करते रहो तो रुपया कमजोर हो ही जाएगा। ये ना तो फ्री मार्केट की बात है, ना तो सोशलिज्म की बात है। बिल्कुल, ये तो सीधी सादी अकाउंट की बात है। अगर आप जो की आवक हो उससे ज्यादा आपका एक्सपेंडिचर हो तो बैंकक्रप्ट हो जाओगे। मतलब जितनी आपकी आमदनी नहीं, उससे ज्यादा अगर आप खर्च कर रहे हो। एनके सिंह साहब, क्या इस आर्थिक माहौल के अंतर्गत सरकार का फूड सिक्योरिटी बिल लाना, 1,25,000 करोड़ से ज्यादा का खर्च करना, क्या ये बैड पॉलिटिक्स है, बैड इकोनॉमिक्स है? मेरे जानते जितना विश्लेषण फूड सिक्योरिटी के मामले में हो रहा है कि इसका एक बहुत बड़ा वित्तीय बोझ पड़ेगा, मेरे जानते वो कुछ हद तक भ्रमात्मक है। इसलिए क्योंकि फूड सिक्योरिटी के लिए 85,000 करोड़ तो ऑलरेडी बजट में उसका प्रावधान है, 10,000 करोड़ अतिरिक्त उसके लिए और प्रावधान किया गया। कम से कम आगे आने वाले एक वर्षों में इससे ज्यादा अतिरिक्त खर्चा शायद फूड सिक्योरिटी के ऊपर नहीं होगा। हाँ, ये बात सही है कि मार्केट्स को यह संकेत है कि शायद इससे जो फिस्कल डेफिसिट है उसमें एक नया दबाव आएगा और मार्केट ने इसके लिए एक मार्केट रिएक्शन हुआ। लेकिन मैं मेघनाथ जी के कथन से सहमत हूं कि फिस्कल डेफिसिट और करंट अकाउंट डेफिसिट, इन दोनों के ऊपर नियंत्रण पाना आवश्यक है। और चिदंबरम साहब के हित में इतना जरूर कहा जाए कि उन्होंने संकल्प लिया है दोनों के बारे में। एक तो उनका यह संकल्प कि इस वर्ष का फिस्कल डेफिसिट जो उन्होंने बजट में कहा है उसी लक्ष्मण रेखा के अधीन होगा, और करंट अकाउंट डेफिसिट के बारे में भी उन्होंने एक नया संकल्प लिया है कि वो करंट अकाउंट डेफिसिट के ऊपर वो जल्द से जल्द नियंत्रण हासिल करके वहां भी एक लक्ष्मण रेखा है। लेकिन प्रश्न दूसरा है। प्रश्न यह है कि इन दोनों डेफिसिट्स के ऊपर नियंत्रण पाने के लिए जो कठिन कदम सरकार को उठाना है, क्या सरकार सक्षम है उस कदम उठाने के लिए? सिंह साहब, आपने बहुत अच्छी बात की। आपने कहा कि सरकार को जो कड़े कदम उठाने थे, क्या वो सरकार कड़े कदम उठाने के लिए सक्षम है क्या? संजय जी, यही सवाल मेरा था कि जब आप फूड सिक्योरिटी बिल के बारे में बात करते हैं तो तमाम बड़े बड़े एडिटर्स और तमाम बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट ये कहने लगते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था की बुनियादी दिशा कहीं और जाने लगी है। यानी मार्केट को जो पॉजिटिव सेंटिमेंट्स मिलना चाहिए, जो आश्वासन मिलना चाहिए, वो आश्वासन उसको नहीं मिलता और लगता है कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था अपनी पटरी से भटकती हुई नजर आ रही है। यानी फूड सिक्योरिटी बिल पे भले ही उतना खर्चा ना हो, लेकिन संकेत गलत जाता। क्या ये गलती सरकार की तरफ से हुई है, सोनिया गांधी की तरफ से हुई है?
हाँ, ये बड़ी भारी गलती हुई है। उनको इस बात की फिक्र नहीं है कि फिस्कल डेफिसिट का आंकड़ा कितना महत्वपूर्ण होता है एक ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी में सर्वाइव करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए। करंट अकाउंट डेफिसिट का आंकड़ा किस तरीके से एक बिल्कुल ऐसा पवित्र आंकड़ा है जिसके साथ आप छेड़छाड़ करेंगे तो आप पर कोई भरोसा नहीं करेगा। तो सिंह साहब ने जो कहा कि इस लक्ष्मण रेखा को वो क्रॉस नहीं करेंगे, ये वादा उन्होंने किया है, मुझे लगता है कि इस वादे को निभाने में उनको बहुत बड़ी कठिनाई होगी। जो बात सिंह साहब कह रहे थे वही महत्वपूर्ण है कि कठिन कदम उठाएंगे या राजनीतिक सुविधा वाले कदम उठाएंगे। फूड बिल राजनीतिक सुविधा का कदम था, उठा लिया गया, ठीक है, बहुत बड़ा बोझ नहीं आएगा, लेकिन ये गलत सिग्नल देता है। ये सिग्नल ये देता है कि जब आप गवर्नेंस नहीं कर सकते तो उसके सब्स्टिट्यूट ढूंढते हैं, क्योंकि आपको पॉपुलिज्म का रास्ता अपनाना है, क्योंकि सामने चुनाव आने वाले हैं। तो आपके जब गवर्नेंस पे भरोसा नहीं है तो यहां आके हम क्यों पैसा लगाएं। तो आज फॉरेन इन्वेस्टर जिसके पैसे के बिना हमको लगता है कि हम कुछ नहीं कर सकते, जो सही है, उसको आप इतने नकारात्मक सिग्नल दे रहे हैं जिससे आपका नुकसान बढ़ने वाला है। न तो घर में पैदावार बढ़ा रहे हैं, न बाहर से निवेश ला सकते हैं, और यहां का निवेशक बाहर जाकर के इन्वेस्ट कर रहा है। तो ये जो विश्वास का संकट है, इसको कैसे बहाल करेंगे, इस लक्ष्मण रेखा को क्रॉस करने के लिए यह बड़ा जरूरी होगा देखना। संजय जी, आप जो